ह्यूमन सिविलाइजेशंस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन एक अहम चीज़ जिसे हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं, ये बहुत अहम टॉपिक माना जाता है तहज़ीबों के मुताले के अंदर। सिविलाइजेशंस डेवलप कैसे होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कल्चरल जो एवोल्यूशन है उसने इसे रेवोल्यूशन की शक्ल दे दी है। और ऐसे ही ज़राअत में तब्दीलियाँ आती हैं, कल्चर में तब्दीलियाँ आती हैं, लोगों की लोक स्टोरीज़ में तब्दीलियाँ आती हैं और कल्चर डेवलप होता है। आर्ट को, कल्चर को, इन सब चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन कभी किसी कौम का किसी एक कल्चर के बारे में जो नुक्ता नज़र बन जाए, दूसरा उसे डिस्ट्रॉय करे किसी भी एंगल से, रिलीजियस लेवल पर हो, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी और एंगल से हो, या अपनी तहज़ीब को दूसरी तहज़ीब पर मुसल्लत करे, तो लोग अपनी शनाख्त को ख़त्म हो जाने के डर से दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हिंदुस्तान के साथ भी तकरीबन यही हुआ है। एक अरसे तक अंग्रेज़ यहाँ पे हाकिम रहा, उसकी ज़हनियत, उसका कल्चर, उसका माइंडसेट, उसकी चीज़ें, उसकी बातें, उसके असरात, उसकी सारी की सारी खूबियाँ, खामियाँ लोगों ने अडॉप्ट की। तहज़ीबों का मुताला बताता है कि जब किसी एक कबीले की, ग्रोह की या एक ग्रुप की कोई शनाख्त बन जाती है और उसका हर फ़र्द उस शनाख्त को ऑन कर लेता है, तो फिर उसके आगे आप बड़ी से बड़ी दलील ले आएँ, बड़ी से बड़ी बेहतरी ले आएँ, दुनिया का सबसे बड़ा चेंज ले आएँ, रेवोल्यूशन ले आएँ, कुछ भी उसके सामने आ जाए एज ए आर्गूमेंट, उसे डिनाई कर देगा। चाहे लॉजिक हो, फ़िलासफ़ी हो, माइंडसेट हो, कुछ भी हो, उसे कबूल नहीं करेगा। ये एक ग्रोह की नफ्सियात होती है। ग्रोही नफ्सियात में एक और चीज़ ये भी है कि तअस्सुब, हसद और अपनी शनाख्त को लेकर जो ऑब्सेशन होता है, ये बढ़ जाता है। किसी दूसरी के साथ ताल्लुक़ जोड़ना भी उनको बुरा लगता है। याद होगा आपको कि एक अरसे तक हमारे पाको हिंद में दूसरी ज़ात के अंदर शादी करना एक बहुत बड़ा ऐब समझा जाता था, और आज भी समझा जाता है। अगरचे कुछ मामलात में हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, लेकिन अभी तक वो ज़हन से तआस्सुब दूर नहीं हो रहा। माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी का असर कबूल करती है, ये बात तो सुनी होगी, लेकिन माइनॉरिटी अपनी शनाख्त के लिए हर वो काम कर गुज़रती है जो उसे ज़रूरी लगता है। अपनी शनाख्त से पहले होता है एग्जिस्टेंस लेवल। हर ग्रुप अपनी एग्जिस्टेंस को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है, उसके बाद उसकी शनाख्त आती है। एग्जिस्टेंस के बाद उसकी शनाख्त और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बक़ा, ये सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं। अब इशू ये है कि हर ग्रोह के अंदर, हर ग्रुप के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर भी सीरियसनेस मौजूद है और दूसरे को कबूल ना करने की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। यानी एग्जिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ये दूसरे को अडॉप्ट करने और ना करने का फ़ैसला इन्हीं चीज़ों से होता है, क्योंकि अपने आप को भी बाकी रखना है और दूसरी तहज़ीबों में भी मुदग़म नहीं हो जाना। तारीख़ ने हमें ये सबक सिखाया है। इसलिए हिंदुस्तानी लोग, ख़ास तौर पे वो जो मुसलमान कहलाते हैं, वो ख़ासे परेशान हैं हिंदुस्तान के अंदर आजकल। उसकी वजह है कि एक अरसे तक माइनॉरिटी मेजॉरिटी का असर कबूल करती रही। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ अब जो सलूक हो रहा है, या पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ अभी सलूक हो रहा है, उसके पीछे बुनियादी वजह यही फ़िलासफ़ी है कि कोई भी ग्रोह, कोई तबका जो अपनी ख़ास आइडेंटिफिकेशन रखता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो छीन ले जाए। जब एक ग्रोह के कुछ लोग दूसरे ग्रोह में चले जाते हैं तो आम ज़हन यही समझता है कि ये गलत हैं और वो सही हैं, जिनमें वो गया है वो सही हैं और जिनसे गया है ये गलत है। लेकिन सही और गलत का म्यार यूँ तय नहीं किया जाता। हकीकत ये है कि सारे कल्चर्स ठीक हैं क्योंकि ये मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाए हैं। उसकी कल्चर, उसकी रवायतें, उसके रहन सहन के तरीके, उसके माहौल ने उस पर इम्पैक्ट्स डाले हैं, तभी जाकर कोई एक कल्चर डेवलप हुआ है और हमारे सामने आया है। और सदियों से उस कल्चर को फिर हम अपने अमल के ज़रिए पानी देते जाते हैं, वो ग्रो करता जाता है, बिल्कुल एक दरख्त की तरह। और ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि हर तबके को रिलीजियस लेवल पर भी सपोर्ट चाहिए होती है। उसको रिलीजियस लेवल पर भी कुछ आर्गूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो उसे डिफेंड करने में मदद दे सकें। यानी उनको ऐसा लॉजिक भी चाहिए होता है जो उन्हें बाकी तहज़ीबों के अंदर थोड़ा सा बेहतर करके दिखा सकें कि हमारे पास ये रिलीजियस लेवल का आर्गूमेंट भी मौजूद है कि हम आपको मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है, उसके वो ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं और वो मेंटालिटी भी ज़िम्मेदार है जो एक्सट्रीम लेवल पर दोनों को लेकर जा रही है। मुसलमान रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और हिंदू लोग जो हैं वो चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। उनके तहज़ीब, उनके कल्चर, उनकी हर चीज़ के ऊपर वार करने की कोशिश की जा रही है। एक ग्रोह, एक तबका, एक ग्रुप ब्लाइंड होता है और ब्लाइंड फॉलोवर भी होता है। उसको ये पता नहीं होता कि किसी रवायत को मैं क्यों मान रहा हूँ,
اس کے بلیف سسٹم میں صرف یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے ماننا ہے، اس کے اوپر سوال نہیں اٹھانا کہ تمہارے ماننے کے پیچھے وجہ، ریزن، لاجک کیا ہے۔ جب دونوں کا رہنا ایک جگہ پر مشکل ہو جائے گا اور دونوں ہی اپنے اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنے اپنے کلچر کو امپوز کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر، تو پھر دونوں کے ایگزسٹنس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پروڈکشن نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ ہوگا یہ کہ جس طرح پوری دنیا میں گلوبل کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، گلوبل سویلائزیشن ابھر رہی ہے، اس گلوبل سویلائزیشن میں کوئی شخص بھی اپنی پرسنل اوپینین کو دوسروں پر نہیں تھوپ سکتا، تو کلچر کو تھوپنے کی بات تو دور ہے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کی اوپینین کا اور اس کے کلچر کا، اس کے ماحول کا احترام کرے گا، تنقید نہیں کرے گا، کسی کو اچھا کسی کو برا نہیں کہے گا، بلکہ سبھی بہتر ہوں گے اور اپنی اپنی حد میں رہیں گے۔ ایک یونیورسل لیول کا لا ان سب کو کنٹرول کرے گا۔ جب قومیں باز نہیں آتی، اپنی ایکسٹریم مینٹیلٹیز کو کنٹرول نہیں کرتی، اپنے شدت پسندانہ رویے پر سوال نہیں اٹھاتی، تو آنے والے دور میں گلوبل سویلائزیشن لوگوں کو کنٹرول کرے گی، وہ بھی اکنامیکل لیول پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جب کنٹرول ہوتی ہیں تو پھر رنگ، نسل، ذات پات، اونچ نیچ، طبقہ، علاقہ، ماحول، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس پاور ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون رنگ میں اچھا ہے، کون برا ہے۔ اس وقت پیسے کا رول ہوتا ہے اور وہی سب کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اپنے طریقے کے ساتھ، سبھی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، پھر لوگ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر ایسی سویلائزیشن کی تباہی آتی ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہوتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی ایک تیسری قوت درمیان میں آئے گی اور سب کچھ کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ جب دو لڑنے والوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، مذاکرات کر کے آپس میں کس طرح رہنا ہے، تو پھر تیسری قوتیں حائل ہوتی ہیں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔